नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज आप लोग के सामने काफ़ी शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आप लोग को थंबनेल देख के रियलाइज हो ही गया होगा। तो आज बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सूरज की क्या अवस्थिति है, सूरज के कंपैरिजन में और ग्रह की क्या अवस्थिति हैं, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, बुध कहाँ पे रहें, शुक्र कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, कौन किसका चक्कर मार रहा है, किसके कौन उपग्रह हैं, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, वो सारी चीज़ें, कब चंद्र ग्रहण होता है, कब सूर्य ग्रहण होता है, वो सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे ज्ञान देने वाला हूँ, जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो एक अद्वितीय है, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल का है। और यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा इच्छा था कि एक वीडियो लाया जाए सोलर सिस्टम पे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो वो चैप्टर एक स्टूडेंट कर लेता है तो एग्जाम्स में अगर जो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सौर मंडल से क्वेश्चन आता है, तो छोड़ने का चांसेस कम रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो लाया गया है। ठीक है, इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है राज रोशन और आप मुझे इंस्टाग्राम पे आई कैन एंड आई विल राज, ये मेरा यूज़र आईडी है, उसके रूप में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, राज रोशन वशिष्ठ आपको दिख जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इम्पोर्टेंट उतना है नहीं पर करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो इंसान का इच्छा होता नहीं है पर करना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर भी न्यू जुड़े होंगे, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं ये जो बेल आइकन साइन है ना, उसको प्रेस कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से अपडेट होगा, जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ होगा, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप हमारे सारे वीडियो से अवगत हो जाएंगे। अब गपशप की प्रक्रिया खत्म हुई, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल होता क्या है। सौर मंडल होता क्या है उसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह के सारे समूह को, ठीक है, जब सारे लोग एक जगह गैदर होते हैं, वो सारे समूह को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पे सूर्य है और इसी कंपेरिजन में जो ग्रह हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आपका अरुण हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रह हैं, उसके बाद धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्काओं हो गया, आकाशीय पिंड हो गया, तो ये सारे चीज़ों के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी इधर इस साइड में सूर्य है, ये जो है आपका सूर्य है, और ये जो है वो अट्रैक्शन का सेंटर है। ठीक है, होता है ना किसी किसी क्लासरूम में या किसी किसी एरिया में कोई एक अट्रैक्शन का सेंटर होती है। ठीक है, जिसके पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अट्रैक्शन का सेंटर सन है, सूर्य है, और इसके चारों ओर जितने सारे ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का हो गया, आकाशीय पिंड हो गया, सारे लोग इसके आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं इसके चारों चक्कर, जितने भी ग्रह हो गया चारों ओर उसके चक्कर मारते रहते हैं कि भाई तू मुझे मिल जा, तू मुझे मिल जा। लेकिन मिलना किसी को नहीं है, एक लिमिट डिस्टेंस में रहना भाई, ऊपर से बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब दूर दूर से रहने का है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, सारे समूह जो है ना, आपका धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ग्रह हो गया, तो सारे चीज़ें को समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है सूर्य का, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बताएगी ना, जो मेन इंसान है जिसके चारों ओर लोग चक्कर मार रहे हैं कि मुझे तो तुम्हें पाना ही है। अब पाना है या नहीं पाना है वो डजंट मैटर, पर लोग की कोशिश तो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले उस सूर्य का बात करते हैं जिसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। ठीक है ना, सूर्य जो है
यह एक जो है वो तारा का प्रकार है, ठीक है। यह एक जो है वो तारा है, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है वो मॉनिटर है, प्रधान है, ठीक है। ये जो है सबका गुरु है। सूर्य जो है वो प्रधान होता है सारे ग्रहों वगैरह कंपेरिजन में, उल्का पिंडों कंपेरिजन में, आकाशीय पिंडों कंपेरिजन में। और ये सूर्य के जो है वो चारों ओर इस तरीके से, चारों ओर आपका मरकरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सेटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, सारे ग्रह जो है या सारे उल्का पिंड जो आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह है वो सारे लोग इसके चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मॉनिटर है, ठीक है। अब देखिए सूर्य के बारे में जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं। तो सूर्य के जो केंद्रीय भाग होता है, जो सेंटर का भाग होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये जो सेंटर का भाग होता है उसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, या हिंदी में क्रोड कहते हैं। हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। और जिसका तापमान, जिसका टेम्परेचर, ये आपका बीच का भाग है, उसका टेम्परेचर 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक अलग लेवल का है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का, मतलब जिसको आप बिल्कुल अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻7 आपका डिग्री सेंटीग्रेड उसकी क्रोड का, इसकी कोर की टेम्परेचर होती है। और इसी जो बाहरी सतह होती है, जो बाहरी सतह होती है उसकी जो आपका टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी बाहरी को मतलब सतह की होती है, ठीक है। तो जब 24 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सोच लो कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसके बाहरी सतह का तापमान है, ठीक है। उसके बाद से जो सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है वो 1470 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूर्य है, ठीक है। और ये सूर्य है, सपोज यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सपोज मैं फिर से बताता हूँ, सूर्य को थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। ये सूर्य है, ये यहाँ पे पृथ्वी है। अब क्या करेगा पृथ्वी? इसके चारों ओर चक्कर मारेगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से चक्कर मारेगा, ठीक है। तो ये चारों ओर चक्कर मारता है, उसमें कभी न्यूनतम दूरी होता होगा, कहीं अधिकतम दूरी होता होगा ना भाई। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी तो होता ही होगा। तो जो न्यूनतम दूरी होता है सूर्य का वो 14.70 किलोमीटर है। कितना है? 14 सपोज यहाँ न्यूनतम दूरी मानते हैं, ठीक है। तो 14.70 किलोमीटर होता है। और अधिकतम दूरी जो होता है, सपोज यहाँ अधिकतम दूरी हो गया तो ये 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अब इसी को हम उपसौर या अपसौर कहते हैं। तो किसको उपसौर कहते हैं और किसको अपसौर कहते हैं वो चीजें भी तो आपको जानना होगा। उपसौर जो होता है वो जो होता है जो छोटा दूरी होता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी होता है, तो इसे बोलते हैं उपसौर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। और ये जो होता है वो अपसौर होता है, इसको बोलते हैं एपीहिलियन। पेरीहिलियन और एपीहिलियन। पेरीहिलियन जो होता है वो न्यूनतम दूरी को कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं या पेरीहिलियन कहते हैं। और अधिकतम दूरी को अपसौर या एपीहिलियन कहते हैं, ठीक है। तब ये जो न्यूनतम दूरी होता है वो आखिर होता कब है? हाँ, वो तो होता होगा ना कभी न्यूनतम दूरी। हाँ, न्यूनतम दूरी कब होता है? कोई एक डेट होता होगा। तो जो 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी। और आपका 4 जुलाई को होता है अधिकतम दूरी। अच्छा, एक चीज, उपसौर और अपसौर कैसे समझिएगा भाई कि उपसौर न्यूनतम दूरी हो गया कि अधिकतम दूरी हो गया? क्योंकि लोगों में ये जो होता है वो एक चिंता का विषय बन जाता है, मतलब लोगों में परेशानी का विषय बनता है कि मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, भाई उपसौर हो गया मतलब अधिकतम दूरी वाला हो गया और अपसौर हो गया न्यूनतम दूरी वाला। तो इसको याद करने का अप मतलब क्या आता है? ऊपर होता है। और ऊपर कौन होगा? जिसका अधिकतम दूरी होगा। तो अपसौर जो होता है वो अधिकतम दूरी का हो गया। और उप मतलब क्या आता है? आप जानते होंगे कि आपका राष्ट्रपति होता होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो उप जो होता है वो छोटा होता है, तो जो छोटा वाला होता है उसको उपसौर कहते हैं, यानी जो न्यूनतम दूरी होता है उसको उपसौर कहते हैं। अब देखिए, पहले जनवरी आएगा कि पहले जुलाई आएगा? तो पहले जनवरी आता है, और पहले 3 आता है, पहले 4 आता है। जो छोटा वाला है वो पहले आएगा। तो 3 जो है, 3 पहले आया, 4 बाद में आया, 4 अपसौर हो गया, 3 उपसौर हो गया। और जनवरी आएगा पहले जुलाई, तो पहले जनवरी आता है। यानी जो अपसौर होता है, उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है और जो 4 जुलाई को होता है वो अपसौर होता है, ठीक है।
3 जुलाई तो सॉरी 3 जनवरी के दिन क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं, ठीक है। और 4 जुलाई को पृथ्वी जो होता है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो ये चीजें जो थी उपसौर और अपसौर के बारे में था, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया होगा। उपसौर जो होता है वो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य का होता है, ठीक है। और अपसौर जो होता है वो पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी होता है। और अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को अधिकतम न्यूनतम दूरी होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है, ठीक है। उपसौर अपसौर, अपसौर मतलब अपसौर यूपी मतलब होता है ना अपसौर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर कौन होता है? जिसका दूरी ज्यादा हो, ठीक है। तो वो सब चीजें कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा। तो आपको लाइक करना है भाई, बिल्कुल लाइक करना, वीडियो को भूलिएगा मत, ठीक है। अब अगली बात आती है क्या? अगली बात है कि सूर्य का जो व्यास है लगभग 13,092 किलोमीटर है, सॉरी 13,92 किलोमीटर है। ये जो व्यास है, आप लोग जानते हो, मैथ पढ़े होंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो आपको डायमीटर और रेडियस पता होगा। तो जो सूर्य का डायमीटर होता है वो 13,92,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। आप लोगों को सबको पता होगा कि सूर्य जो है वो अपने प्रकाश को पृथ्वी तक भेजने में उसको 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। आपको सबको पता होगा, बहुत इजी प्रश्न है ये। उसके बाद सूर्य की जो लगभग आयु है वो 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। अच्छा, ये वर्ष कैसे डिफाइन होता है? क्योंकि सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का मात्रा होता है। हीलियम और हाइड्रोजन का मात्रा होता है। अच्छा, ये कितना कितना होता है आपको पता है? जो हाइड्रोजन होता है वो 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है और जो अन्य ग्रह होता है वो 2.5% होता है। जब हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में चेंज हो जाएगा तब सूर्य की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेट दिया गया है वो 5 बिलियन वर्ष का दिया गया है, ठीक है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। सौर कलंक कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन करते हैं और जिससे पृथ्वी को बेतार संचार में खराबी आ जाती है, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको जानना है। सूर्य का जो व्यास होता है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं और सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है, ठीक है। सोच लीजिए कितना बड़ा होगा सूर्य, ठीक है। ये जो है हमारे पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। जितना सूर्यताप मतलब टेम्परेचर में रहता है उसका पृथ्वी में 2 अरबवां भाग मिलता है। देखिए कितना टेम्परेचर कम हम लोग को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कम? क्योंकि हम लोग बहुत दूरी में अवस्थित है सूर्य से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई सूर्य के बारे में। तो अब देखते हैं ग्रह की अवस्थिति, कि ग्रह जो है, जो अन्य ग्रह हो गया आपका, मरकरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो सारे ग्रह हैं वो जो है वो कहाँ हैं और इसको कैसे इसकी अवस्थिति को दर्शाई गई, ये सारी चीजों को अब देखते हैं। तो ग्रह उन खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और निश्चित मार्ग पर, इसे ही क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड संघ, ये प्रयाग सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। ये जो चीजें हुए 2006 में ये आपका ये सम्मेलन था जहां पे ग्रह को 3 टाइप में बांटा गया था। जहां पे ग्रह को 3 टाइप में बांटा गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU जिसे कहते हैं, वहां पे सम्मेलन हुआ था 2006 में और उसके अकॉर्डिंग ग्रह को 3 भाग में बांटा गया था। पहला तो परंपरागत ग्रह हो गया, दूसरा बौना ग्रह हो गया और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड हो गया। तो ये 3 टाइप में ग्रह को बांटा गया था। परंपरागत ग्रह में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, जिसको इंग्लिश में कह लो मरकरी, विनस, उसके बाद से आपका हो गया अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर सेटर्न हो गया, जुपिटर बाद सेटर्न हो गया, उसके बाद क्या हो गया? नेपच्यून हो गया। तो ये जो सारे ग्रह जो हैं उसको परंपरागत ग्रह कहते हैं। बौने ग्रह में कौन कौन आते हैं? प्लूटो, जो पहले
ये ग्रह के लिस्ट में शामिल थे, पहले 9 ग्रह था, लेकिन अब जो है वो ग्रह की संख्या 8 कर दी गई है। ठीक है, तो प्लूटो, चेरॉन और सेरस और यूबी 313, प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 और यूबी 313 जो है वो बौने ग्रह के सूची में आता है। अब लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होता है? तो धूमकेतु, उपग्रह एवं छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो होते हैं वो लघु सौरमंडलीय पिंड के रूप में आते हैं। तो 3 टाइप के ग्रह का लिस्ट बनाया गया, 3 टाइप में ग्रहों को बांटा गया। एक हो गया परंपरागत ग्रह, जिसमें हमारे सारे ग्रह जो हैं इंपॉर्टेंट, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ गए। उसके बाद दूसरा हो गया बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003, यूबी 313 ये आ गया। और उसका लघु सौरमंडलीय पिंड हो गया, जिसमें आपका धूमकेतु आ गया, उपग्रह आ गया और अन्य छोटे खगोलीय पिंड आ गया। ठीक है, तो ये जो सारे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड प्रयाग सम्मेलन में 2006 में इसे विभक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 नालायक हैं कह सकते हो। अगर एक घर होता है तो घर में कुछ लायक बच्चे होते हैं तो कुछ नालायक भी होते हैं। ठीक है, तो 2 नालायक हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो हैं वो इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम करते हैं, और इसीलिए जो है वहां पे विपरीत चीजें भी होती हैं। अगर जो आप नालायक रहोगे, अगर जो आप विपरीत काम करोगे तो आपको कंडीशंस भी तो विपरीत मिलेंगे और आपको रिजल्ट भी तो विपरीत मिलेंगे। तो वहां पे जो सूर्य जो उगता है वो भी विपरीत उगता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पार्थिव ग्रह क्या होता है और आपका बाह्य ग्रह क्या होता है या बृहस्पतीय ग्रह क्या होता है। तो देखिए 4-4 का ग्रुप बनाया गया, 4-4 का ग्रुप बनाया गया है ताकि आपको याद भी हो जाए और इसे अच्छी तरीके से पढ़ भी लें। ठीक है, तो 4 का ग्रुप बनाया। ये देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये 4 का, मरकरी हो गया, विनस हो गया, मार्स हो गया और अर्थ हो गया। ये 4 के ग्रुप को कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। ठीक है, जो अंदर होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट का अंदर होता है, उसे ही हम कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। और जो बाहर हो गया, जो बाहर 4 हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो ये जो सारे हैं आपके देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ओर जो बाहर है ना उसको कहते हैं जोबियन और आउटर प्लैनेट। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह में आ गया आपका कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए याद भी इसी तरीके से करना है, 4-4 के भाग में आपको बांटना है कि जो आंतरिक ग्रह होता है वो बुध होता है, सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। कौन होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरीके से आपको याद करना है। उसके बीच में हो गया एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। बेल्ट क्या होता है आपको पता होगा, आप लोग पता होगा कि ये जो है यादव बेल्ट है, ये जो है भूमियार बेल्ट है, ये जो है पंडित बेल्ट है। मतलब बेल्ट मतलब क्या? समूह, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग आपको वैसे मिलेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट बेल्ट है, यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट लोग रहता है। तो यहीं पे छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे लिटिल सा छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह नहीं, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो ये जो है वो इसके चारों ओर जो होते हैं, ये इसके मतलब इसके इस साइड जो है वो हो गया आपका इनर प्लैनेट, और जो बाहर हो गया उसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है, ये जो इधर रहता है, ये जो इधर रहता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब मूव करते हैं सूर्य की, जो अब कहां कहां पे कौन कौन से ग्रह एग्जिस्ट कर रहा है सूर्य के कंपैरिजन में। ठीक है, कौन किसको कब चक्कर मारता है, वो सारी चीजों को अब देखते हैं। तो सूर्य से जो ग्रहों की दूरी का क्रम है, दूरी का जो क्रम है वो पहले देखिए। तो सबसे पहले कम दूरी में सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, ये जो हो गया आपका इनर प्लैनेट हो गया। और आउटर में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनर में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और आउटर में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे वो 5 बार याद कर लीजिएगा तो आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर जो आप मैप को देख के, मतलब आपका अगर फोटोज को देख के याद करते हो तो फिर चीजें आप कभी भूल ही नहीं सकते हो भाई। ठीक है, तो जो सबसे कम दूरी में है, देखिए सबसे कम दूरी में कौन हो गया? जो सन ये है। सबसे पहले मरकरी हो गया,
फिर विनस हो गया, फिर अर्थ हो गया। ऐसे ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है भैया, आप ऊपर जाइए, ऊपर चले गए। तो सबसे पहले मरकरी हो गया, फिर विनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया। इसके चारों ओर एस्टेरॉयड बेल्ट चल रहा है, ठीक है, चारों एस्टेरॉयड बेल्ट चल रहा है। उसके बाद आपका हो गया जुपिटर हुआ। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, सैटर्न हो गया, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये चारों ओर जो है वो सूर्य के कंपैरिजन में दूरी के मापदंड में बताया गया है, ठीक है। दूरी के सबसे कम, सबसे नजदीक जो होगा बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। सबसे दूर जो है, सबसे दूर में जो अवस्थित है वो वरुण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य की सबसे दूर में कौन से ग्रह अवस्थित है, तो वरुण जो है वो सबसे दूर में अवस्थित है। और सबसे नजदीक में कौन है, तो बुध है। सबसे नजदीक कौन है, बुध है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो है वो ग्रह के दृष्टिकोण से हो गया। अब है ग्रहों का आकार का घटते क्रम। ग्रह यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद कौन ग्रह है, उसके बाद कौन ग्रह है। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और बड़ा में जो है पृथ्वी जो है, बड़ा में जो लिस्ट आता है वो 5वें लिस्ट पे आता है, यानी 5वें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। तो 3 प्रश्न आपसे यहां पे बन सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रह सोलर सिस्टम में कौन है, तो बृहस्पति। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो बुध बनेगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है वो मतलब जो आकार में जो है वो कौन से क्रम पे आता है, तो 5वें क्रम पे पृथ्वी आता है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो 5वें क्रम पे आपके आकार के शेप के अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रहों के आकार के घटते क्रम के अनुसार। अब देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, घनत्व डेंसिटी के अनुसार। तो बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, तो सबसे शनि हो गया, ठीक है, यानी सबसे छोटा हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, फिर नेपच्यून, फिर मंगल, फिर शुक्र। तो ये जो होता है वो घनत्व के अनुसार है। अब देखिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो ये बढ़ते क्रम में देखेंगे। यानी सबसे पहले छोटका देखेंगे, सबसे छोटका जो होता है ना उसको पहले देखेंगे। बुध सबसे पहले, उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है दिक्कत है, फिर बृहस्पति हो गया, फिर शनि, ठीक है। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वो बुध है, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो होगा उसका द्रव्यमान सबसे अधिक हो गया, और सबसे जो कम छोटा वाला होगा उसका द्रव्यमान जो होगा वो सबसे कम होगा। तो यहां पे 2 क्वेश्चन आपको बनेगा भाई कि जो ये आपका द्रव्यमान के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है। सबसे छोटा हो गया आपका बुध और सबसे बड़ा जो हो गया वो बृहस्पति हो गया। अब देखिए परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमा करना, ठीक है। तो परिक्रमा जो करता है वो सबसे मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बढ़ते क्रम में हो गया बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। जो सबसे ज्यादा दूरी में रहेगा भैया उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको घूमने में सबसे ज्यादा समय लगेगा और सबसे कम किसको लगेगा, बुध को, क्योंकि सबसे नजदीक है, ठीक है। अब परिभ्रमण काल में यानी जो अपने अक्ष पे घूमते हैं, अपने अक्ष पे जो घूमते हैं, तो सबसे पहले बृहस्पति हो गया, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र, ठीक है। तो ये जो है वो परिभ्रमण काल के अनुसार हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो गया वो आपके मतलब सूर्य से कहां अवस्थित है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या ग्रहों का आकार, द्रव्यमान। अब एक और आता है अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, यानी जो अपने अक्ष पे, अपने पोल पे कौन ग्रह कितना झुका हुआ है। तो उसमें जब बढ़ते क्रम में आता है शुक्र सबसे पहले, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। तो ये जो होता है वो अपने अक्ष पे झुकाव के कंपैरिजन में बताया गया है। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और यहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि सूर्य की ग्रह के दूरी का अकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आपका आकार शेप के अनुसार पूछ लेगा, घनत्व तो पूछने का चांसेस बहुत कम है, द्रव्यमान पूछ सकता है, फिर परिक्रमण के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। वो सारी चीजों को आपको नोटिस करना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। अब आता है बात बुध, मरकरी,
सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, सबसे पहले ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह होता है और यह सूर्य के सबसे निकट में अवस्थित होता है। आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा अपना मार्कर का ये चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं ये चेंज कर दिया हूँ। तो ये जो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये रह गया, ये फिर से मैं जो ऊपर करना पड़ेगा, भैया आप ऊपर जाइए। तो ये जो है बुध है। ठीक है, ये बुध है और ये बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे नजदीक और सबसे हल्का और सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। ठीक है, और सबसे नजदीक सूर्य के पास में है। ठीक है, ये बुध जो है वो सूर्य के परिक्रमा करने में केवल 88 दिन करता है। 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, और पृथ्वी कितने का करता है? 365 दिन में करता है, इसलिए एक साल उसमें होता है। ठीक है, जो कि सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय अगर जो परिक्रमा करने वाला ग्रह है तो वो बुध है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी कौन सा है? पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिससे जीवन संभव नहीं है। जहां पे वायुमंडल नहीं होगा वहां पे जीवन संभव नहीं होगा। तो ये जो है बुध के बारे में, ये जो है वो पृथ्वी के आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के कंपैरिजन में ये 18 गुना छोटा है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में इसका 3/8 है। ठीक है, बुध का तापांतर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। बुध का तापांतर यानी ताप जो चेंज होता है, वेरिएशन होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, उसी बोलते हैं तापांतर। तो जो यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 600 डिग्री से अधिक। ठीक है, जहां पे रात में 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और वहीं दिन में -150 रात में हो जाता है। ठीक है, और दिन में यही जो टेम्परेचर होता है वो 440 डिग्री के आसपास में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 173 डिग्री सेंटीग्रेड और 427 डिग्री, तो यही आप मान लीजिए कि मतलब 173 है ना, तो 150 मान लीजिए और इधर 427 है तो 440 के आसपास में, मतलब 173 डिग्री आपका रात में हो गया और दिन में 427 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन होता है, सबसे ज्यादा आपका तापांतर जो होता है वो बुध का होता है। ठीक है, इसको घूर्णन काल जो है वो 58.6 डेज होता है। ठीक है, इसका घूर्णन काल जो है वो 58.6 डेज होता है। ठीक है, और मेरिनेट 10 जो है वो बुध का कृत्रिम उपग्रह है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। मेरिनेट 10 जो है वो बुध का कृत्रिम उपग्रह, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा इसका एक कृत्रिम उपग्रह बनाया गया जिसका नाम मेरिनेट 10 है। तो ये जो था वो बुध के बारे में था। ठीक है ना, अब मूव करते हैं अगले ग्रह की तरफ। ठीक है, अगला ग्रह है शुक्र, वीनस। वीनस को आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये जो है आपको शुक्र, जिसको आप वीनस भी कह सकते हो। ठीक है, वीनस जो है इसका इंग्लिश नाम है। तो ये जो शुक्र है वो पृथ्वी से सन से जो है वो दूसरा ग्रह है। ठीक है, सन के कंपैरिजन में ये दूसरा ग्रह है। ठीक है, और ये जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह। अब देखिए, गर्म में आपको टेंशन आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग अक्सर एग्जाम में गलती कर देते हैं। जब क्वेश्चन पूछा आता है कि सूर्य का सबसे ज्यादा गर्म सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है, अब लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं क्योंकि दिमाग तो उनके पास बहुत ज्यादा है। दिमाग ये लगाते हैं कि भैया जो नजदीक होगा वही तो ग्रह होगा, वही शायद टेम्परेचर वाला होगा, जो सबसे नजदीक होगा वही तो सबसे गर्म ग्रह वाला होगा। तो यहाँ पर जो आप दिमाग अपना लगाते हो तो आप गलती करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कर देते हो और आप एग्जाम में नंबर पाने के बजाय आप निगेटिव ले लेते हो। ठीक है, ऐसा बात है नहीं। जो शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। अब क्यों सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, इसके पीछे तो कुछ रीजन रहा होगा ना भाई। तो वास्तव में क्या है कि शुक्र जो है शुक्र में जो है वो CO2 का मात्रा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो 98% होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो CO2 का मात्रा है, जो मतलब शुक्र में वायुमंडल में जो CO2 का मात्रा है वो 98% है, 98% है।
और ये CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, वह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब कह रहा भाई हमको टेम्परेचर तुम दे दो। CO2 जो होता है वो खूब सारा टेम्परेचर खींच लेता है और इसी कारण जो क्या है, सूर्य मतलब जो शुक्र जो है, विनस जो है, वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो गया। तो देखिए मैं बता दिया हूं, अब गलती मत कीजिएगा। क्यों हुआ ये भी मैं बताया हूं कि CO2 का अधिकतम मात्रा होने के कारण सूर्य की ऊर्जा को ये अवशोषित करती है और इसी कारण ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होने वाला काम करता है। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह हो गया। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये परिक्रमा 225 दिन में करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा, जो सूर्य है उसके चारों ओर घूमने में इसको समय जो होता है वो आपको 225 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा सा नालायक है। आप देखें जहां CO2 फैला रहा है, ये आपका खींच ले रहा है, मतलब आपका प्रकाश मतलब ऊर्जा खींच ले रहा है सूर्य का, तो ये थोड़ा नालायक तो होगा भाई। तो ये जो नालायक है वो विपरीत दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसी के एक वो और है, इसी का गोवा सहपाठी है या कह सकते हैं या सहोदर कह सकते हैं, अरुण जी। अरुण जी भी यही काम करते हैं, ये भी जो है विपरीत घूमते हैं। ठीक है, तो अरुण भी है विपरीत घूमता है, इसीलिए जो है सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य भगवान जो हैं, जिनको हम भगवान का दर्जा दिए हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी पे उगते कहाँ हैं, पूरब में उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं। किन्हीं किन्हीं के लिए पश्चिम में भी उग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है इंसान पे। ठीक है, लेकिन विनस और अरुण यानी शुक्र और अरुण पे यहाँ पे जो सूर्य का सूर्यास्त और सूर्योदय जो होता है वो पृथ्वी के कंपेरिजन में उल्टा होता है। यानी सूर्य उगेगा पश्चिम में और डूबेगा कहाँ, पूरब में। ठीक है, नालायक का काम नालायक वाला होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, और 3.5% जो होता है वो नाइट्रोजन का मात्रा होता है। ये शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो सके। ये जो है वो पृथ्वी है और यहाँ पे शुक्र है और इधर कौन हो गए, ये मंगल बाबा हो गए। ठीक है, तो जो ये शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक है किसके, पृथ्वी के। ठीक है, और इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं और किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र जो है वो पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार, घनत्व और व्यास लगभग पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसीलिए पृथ्वी की भगिनी ग्रह को शुक्र को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कौन से ग्रह को पृथ्वी के भगिनी ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के भगिनी ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस लगाते होंगे सौरमंडल के तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमारे स्टडी से रिलेटेड है और काफी फायदेमंद है, दिख रहा होगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने कारण यहां भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मूव करते हैं अगले ग्रह की तरफ, जो कि है हमारी पृथ्वी, हमारी आपकी पृथ्वी माता। ठीक है, जो ये पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा खाना हो रहा है, जहाँ पे पीना हो रहा है, जहाँ पे मल मूत्र त्याग करना हो रहा है, जहाँ से हम खेती का उपजा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो पृथ्वी पे ही हो रही हैं। ठीक है, तो वो उसी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं जिसके कारण हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है अर्थ है और अर्थ जो है वो आपको ब्लू दिख रहा होगा। ब्लू क्यों दिखता है आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पे वाटर की अधिकतम मात्रा होने के कारण सूर्य को ब्लू देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो पृथ्वी जो है वो सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है, बाकी और ग्रहों पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पे है। जो सूर्य से दूरी पे जो है ये ग्रह जो है वो
तीसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे मरकरी हो गया, फिर वेनस, फिर अर्थ। तो आप लोग को दिख गया होगा, पहला में मरकरी, दूसरा में वीनस, तीसरा में अर्थ। ठीक है, तो ये जो सूर्य से जो इसका ड्यूरेशन मतलब डिस्टेंस जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान पे आता है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूं। ठीक है, इसीलिए इसे नीला ग्रह का श्रेणी दिया गया या नीला ग्रह कहा गया। पृथ्वी पर 71% भाग में जल और 29% में पानी होता है। कितना में? 71% भाग में जल होता है और 29% में आपका पानी होता है। देखिए मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज होने के कगार में है। ठीक है, यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, मैं आपको बनाता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो आपका यहां पे एंगल भी बनाता है। ठीक है, यहां पे एक आपका एंगल भी बनाता है। पृथ्वी जो है वो यहां पे एक एंगल भी बनाता है। देखिए डायग्राम में भाग गया, यहां पे फिर से मैं बनाता हूं, ये रह गया, यहां पे ये हुआ ऐसे। तो 23.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी जो है वो झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ पे 66.5 डिग्री यानी 66.1/2 डिग्री जो है वो अपने ये यहाँ पे एंगल बनाता है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है ना, इसी से ऋतु का परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पे मौसम चेंज करता है। ठीक है, वेदर ये होता है और परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा करता है और 23.5 डिग्री जो मतलब झुका हुआ है अपने अक्ष पे, इसी से आपका ऋतु परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, अब अगला क्या है कि यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आप लोग बाइक चलाते होंगे ना 100 के स्पीड में, 110, 115, 120, तो कहते हैं अरे भाई भगा लिए। पृथ्वी जो है अपना जो स्पीड है उसका है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, यानी मोटा मोटी 24 घंटा जो कि हमारा दिन और रात का ये होता है। ठीक है, तो इसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है, जिसको हम लोग 365 दिन कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य जो होता है अपने परिक्रमा जो करता है दीर्घवृत्ताकार रूप में, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार रूप में जो करता है तो उसमें लगता है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, ये भी पता होगा। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी होता है इसके बारे में बात कर चुका हूं, उपसौर और अपसौर के बारे में फिर से मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम का कमी है और मैं आपको टाइम को सदुपयोग के लिए ही आया हूं। ठीक है, अगला आ गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूं। 8 मिनट 16 सेकंड बताया था, तो 8 मिनट 18 सेकंड यहां भी लिखा हुआ है। यह चंद्रमा का प्रकाश यहां मतलब पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम लगता है। 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने लगता है। सूर्य का 8 मिनट 18 सेकंड या 16 सेकंड, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के सबसे जो निकट का तारा है वो सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है यानी इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो मैं पहले बता चुका हूं, और ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चलिए हम पहले उस उपग्रह की बात कर लेते हैं जो कि पृथ्वी का है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है यह एक छोटा सा पिंड है। चंद्रमा जो है एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का 1/4 है। आकार में, शेप में पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वहां पे आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में और 15 सेकंड लगाता है। ठीक है, चंद्रमा को परिक्रमा करने में उपग्रह वही होता है ना भाई, जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रह कहते हैं जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसको ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह ये जो है
पृथ्वी को चारों ओर घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड लेते हैं, ठीक है। तथा इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आप लोग एक ही भाग देखते हैं क्योंकि ये जितना अपने अक्ष पर घूम रहा है और उतना ही स्पीड ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो आपको एक ही साइड दिखेगा ना भाई। तो इसलिए चंद्रमा का एक पार्ट हम लोग को दिखाई देता है। चंद्रमा को पृथ्वी से औसत दूरी जो है 38,465 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा का होता है, जब सूर्य का चंद्र, और ये चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण पता होगा ना। तो कभी कभी दिन के समय में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि सूर्य का जो चमकता हुआ भाग होता है वो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देता है, और जब नहीं दिखाई देता है तो उसी को कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। जब आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अधिकांशतः रूप में आपका होता है आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस को होता है, न्यू मून को होता है, ठीक है। हमेशा जो सूर्य ग्रहण होता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, उसका आधा अंश होता है, और जो पूर्ण होता है वो अमावस को होता है, ठीक है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और उसके आने के कारण सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा शेडेड हो जाए, दिखाई नहीं दे, तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, जो कि हर एक बार पूर्णिमा में होती है, ठीक है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हो गया। इसकी उच्चतम पर्वत का चोटी का नाम लिबनिटीज है। लिबनिटीज जो है वो इसके उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर है। चंद्रमा का व्यास 3476 है तथा त्रिज्या तो छोड़ दीजिए, व्यास जब जान लीजिए तो त्रिज्या खुद निकाल लीजिएगा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि सैनोडिक या मास या चंद्रमास कहते हैं, ठीक है। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन से ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबको पता है हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पर विजिट किए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सबसे पहले चंद्रमा विजिट करने वाले कौन बने थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है, ठीक है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतनी ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। तो ये जो था वो चंद्रमा के बारे में बात था। अब बात करते हैं मार्स यानी मंगल के बारे में। ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, तो मैं थोड़ा कम में रखता हूँ चीज़ों को, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करता नहीं हूँ, छोड़ता हूँ। तो मंगल जो है उसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये लाल दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं फोटो में देख लीजिए, लाल कौन दिख रहा है? मार्स, यानी मार्स जो उसको कहते हैं मंगल। तो मंगल को कहते हैं मार्स, ठीक है। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं और यह लाल ग्रह से भी से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहते हैं। और ये लाल क्यों होता है? ये आपका आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ये लाल होता है, ठीक है। ये अपने अक्ष में 25 डिग्री कोण झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब लोगों को बसाने का विचार है वैज्ञानिकों का कि मतलब यहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे ऋतु मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव भी और जो मतलब उसका दिन का मान जो है वो पृथ्वी के आसपास में है, ठीक है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में चक्कर लगाता है, ठीक है। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करता है उसमें 687 दिन ले लेता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूरी में अवस्थित है, ठीक है, इसलिए समय लगता है। इस ग्रह में वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन होता है और 2% ऑर्गन होता है।
यहां पे इसका दो उपग्रह है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल का दो उपग्रह है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ओलिपस मेसी जो है वो कहां है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये मंगल पर है। और ये जो मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ठीक है। निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा आपका पर्वत श्रृंखला है, जो कि जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है, ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। तो क्वेश्चन आएगा कि निक्स ओलंपिया कहां है, तो ये मंगल ग्रह पे है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी 3 गुना है। फिर अगर ओलिपस मेसी कहां है, तो ये चंद्रमा पर है, जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो ये चीजें थी मंगल के बारे में। अब मूव करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति भगवान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति के आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ ये बृहस्पति हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5वां ग्रह जो बृहस्पति होता है वो सबसे बड़ा जो है आकार के अनुसार, शेप के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है। और ये पृथ्वी से 1300 गुना अधिक बड़ा है। ये पृथ्वी से 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपने धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटा कह सकते हो अपने धुरी पर अपने चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष कह सकते हो, मोटा मोटी 12 वर्ष सूर्य के परिक्रमा करने में बृहस्पति को लग जाता है, ठीक है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है, ठीक है। और यह जो है वो पीले रंग का है, ठीक है। तो जो 16 उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह तो यहां नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा उपग्रह है, लेकिन इसको जो है इसको पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं किया गया है, यानी मतलब इसको थोड़ा सा इस पर सस्पेंस है, ठीक है, क्योंकि सारे वैज्ञानिकों द्वारा इस पर संदेह है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह तो यहां नहीं है, लगभग 73 उपग्रह है, लेकिन 16 उपग्रह को यहां पे वेरीफाइड किया गया है, 16 उपग्रह को वेरीफाइड किया गया है। बाकी सारे ग्रह जो है वो अभी इसे वेरीफाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 16 उपग्रह है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब मूव करते हैं अगला, यूरेनस यानी अरुण। यह ग्रह जो है वो आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। यूरेनस जो है आपको दिख रहा होगा, अरुण, ये अरुण दिख रहा होगा। इसके पहले मैं शनि की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो शनि के पहले मैं बात करता हूं, सैटर्न का। तो यह ग्रह जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो शनि है, यहाँ पे शनि देवता जो दिख रहा होगा, ये शनि देवता दिख रहे होंगे, तो ये जो है वो आकार में सबसे बड़े ग्रह के श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं? शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह के श्रेणी में आते हैं। इसके चारों ओर एक छल्ला वलय पाया जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वलय दिख रहा होगा, छल्ला, ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रह है और इसके चारों ओर ये छल्ला है, ठीक है, ये छल्ला घूम रहा है, ठीक है। और वलय की संख्या कुल 7 है, ठीक है। यह काले रंग का ग्रह है। आप लोग देखते हैं शनि देवता का सीरियल देखते होंगे, तो वहां पे जो शनि देवता होते हैं वो काले रंग का पहने होते हैं, ठीक है। और जो शनि का देवता होते हैं और जो जिन पे शनि का प्रभाव रहता है, जो लोग शनि के मारे होते हैं, उनको काला वस्त्र पहनना होता है, ठीक है। तो ये जो काले रंग का ग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। शनि ग्रह जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा जो करने में समय लगता है वो 29 वर्ष का लगता है। इसका घनत्व सबसे कम होता है और पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है, ठीक है, यानी पृथ्वी से 30 गुना छोटा है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। लाल दानव, जिसका शनि खराब रहेगा भैया, उसके तो मुंह कान लाल हो ही जाएगा ना, और दानव का रूप तो हो ही जाएगा ना, तो इसे लाल दानव कहा जाता है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये बिल्कुल कुछ है नहीं ऐसा, तो इसे लाल दानव कहा जाता है। शनि का सबसे अधिक 30 उपग्रह है, इसीलिए इसे ग्लेक्सी लाइक प्लेटनस भी कहा जाता है। तो ग्लेक्सी लाइक प्लेटनस जो है वो शनि कहा जाता है। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह पे है, तो शनि पे सबसे ज्यादा उपग्रह है, जिसकी संख्या कुल 30 है, ठीक है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। ये जो बुध है ना, उसके समान इसकी उपग्रह टाइटन का है, ठीक है। यानी यहाँ सबसे ज्यादा उपग्रह है और टाइटन का जो आकार है वो बुध का समान है, ठीक है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों टाइटन उपग्रह पे
पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं शनि के बाद अरुण का, यानी यूरेनस के बारे में बात करते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर आता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये अरुण जी हैं और अरुण जी जो हैं वो थोड़ा सा नालायक से हैं क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा घूमते हैं। ठीक ना, तो ये जो है वो 7वें स्थान पे आते हैं और सबसे आखिरी में वरुण आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होगा ही। तो ये जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये दूरी में 7वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, और अरुण ग्रह की खोज सर विलियम्स हर्सल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। तो ये तिथि तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर किसने खोजा था? तो सर विलियम हर्सल ने। ठीक है, अरुण ग्रह की शुक्र की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये बताया था कि दो नालायक है, एक शुक्र और एक अरुण। ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है क्योंकि यहाँ पे आपका सूर्यास्त और सूर्योदय का भी मतलब ये अलग है, डायरेक्शन अलग है। सूर्योदय होगा आपका पश्चिम में और सूर्यास्त होगा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है, इंपॉर्टेंट है नहीं। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री, इसीलिए इसे लेटा ग्रह कहते हैं। जब इंसान बदमाश हो जाता है, जब इंसान नालायक हो जाता है, तो वो इसका इतना चीजें फेस करना होता है ना कि बाद में लेट जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो आपको हमेशा याद होगा कि जो नालायक होता है वो लेट जाता है, और लेट कौन रहा है? शुक्र लेट नहीं रहा है, लेटेगा अरुण। अरुण जी जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा नालायक हो गए थे, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी में, ये मतलब अपने अक्ष पे 82 डिग्री झुका हुआ है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बढ़ा है, लेकिन इसे दूरबीन से देखा जा सकता है। इसे दूरबीन बिना नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, मीथेन गैस का अधिकता कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। कौन से गैस के कारण दिखाई देता है हरा? मीथेन गैस के कारण। अरुण ग्रह शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपिसिलॉन है। ठीक है, अरुण ग्रह में भी चारों ओर वलय पाया जाता है, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपिसिलॉन है। इसके 21 उपग्रह है, जिसमें प्रमुख मिरांड, एरियल, ओबरॉन, टाइटन और कॉर्डिलिया, ऑफेलिया इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है इसकी उपग्रह की संख्या कुल 21 है। सबसे ज्यादा कहाँ उपग्रह हो गया था? सबसे ज्यादा उपग्रह था आपका शनि में था। कितना उपग्रह था? 30 उपग्रह था। यहाँ पे कितना? 21 है। अब अगला उपग्रह जो सबसे आखिरी उपग्रह है वो वरुण का है। वरुण पे बात करते हैं। तो इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। जॉन गाले के द्वारा वरुण खोजा गया था और ये सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर 8वें ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा दिन करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी पे ये स्थित है। तो 166 वर्ष में एक बार ये सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, यह पीले रंग का दिखाया जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है, इसलिए पीला दिखाया जाता है। इसमें 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन और मेरिड प्रमुख है। ठीक है, तो वरुण में कुल 8 उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये था वरुण के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रह गया होगा आपको बताना। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट किसे कहते हैं? बोला था ना कि यादव बेल्ट, भूमियार बेल्ट, पांडव बेल्ट, राजपूत बेल्ट। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच की स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों के क्षुद्र ग्रह या आवंतर ग्रह कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, कहीं पे फोटो होगा ही जहां पे एस्ट्रॉइड बेल्ट का होगा, तो मैं वहां पे आपको चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। बस फोटो मुझे दिख जाए। हाँ, तो देखिए ये जो है, ये हिस्सा है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसे बोला जाता है कि पहले कोई ग्रह था। ठीक है, पहले कोई ग्रह था, ये टूट गया और टूट के छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, और छोटा टुकड़ा जो है उसी को कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो लोग सोच सकते हैं कि भाई कभी गिर कहाँ जाता है, तो ये इधर अलग घिसता है, ये इधर अलग घिसता है। ठीक है, तो इस कारण से ये बीच में अवस्थित है, तो इसी को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में। क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किस दो उपग्रह के बीच में अवस्थित है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो अवस्थित है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह जो होता है वो आपके मतलब इसको सन की ओर आकर्षित करता है, और सन के नहीं, पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी की जब ओर आकर्षित करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण
कभी कभी मतलब ये मतलब आने के समय ही में ही टूट जाता है, फूट जाता है, उधर गैसीय रूप में आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी जो ये पृथ्वी पे गिर जाती है, कभी कभी ये जो होता है वो पृथ्वी पे गिर जाता है, और पृथ्वी पर जो गिरता है उसी को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने के समय में इस शुद्ध ग्रह की पट्टी से कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की तरफ आने के क्रम में ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण से जल उठते हैं, ठीक है। ये जो है वो घर्षण से जल उठते हैं और इसमें आग लग जाती है। आग लगने वाले इस पिंड को उल्का कहते हैं, आग लगने वाले इस पिंड को उल्का कहते हैं, ठीक है। और जो ये कभी पृथ्वी पे आ जाती है अवशेष के रूप में, तो इसे ही उल्का पिंड कहा गया है, ठीक है। तो ये उल्का और उल्का पिंड के बारे में था। अब बात आता है धूमकेतु, धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो कई बार जो गैसीय गोले या तारे सूर्य की तरफ आते हैं, ठीक है, और आने क्रम में इनसे गैस, जो गैस होता है वो पूंछ के रूप में निकलते हैं, ठीक है। ये सपोज ये देखिए, ये सूर्य की, यहाँ सूर्य हैं, ये आ रहे हैं। अब इनमें क्या होता है, फिर मैं फिर से आपको बताता हूँ ताकि यहाँ पे डायग्राम तो बताता हूँ। तो ये देखिए, ये सूर्य है, यहाँ पे धूमकेतु है, ठीक है। तो ये इसकी तरफ आया, सपोज ये आ रहा है, तब इसमें क्या होता है कि गैसीय फॉर्म में ये पूंछ बन जाते हैं, गैस निकलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। सौरमंडल के छोर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका धूमकेतु है जिसका नाम आप लोग को पता होगा, और वहां से क्वेश्चन आते हैं कि हैली जो है, हैली एक धूमकेतु है, समझे। और ये जो है वो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया गया था, और अगली बार ये 2062 में इसे दिखने का चांसेस है, ठीक है। तो हैली नामक धूमकेतु जो सबसे पहली बार, लास्ट बार दिखाई दिया था 1986 में, और अगली बार 2062 में दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपके ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, शुक्र, जो भी हो गया सारे के बारे में था। धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जो भी था, आपको सारी चीजों को बताया गया। अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है। और उसके बीच में मैं बहुत सारी गलतियां भी किया हूँगा, तो आप गलती जो मैं किया हूँ उसके लिए माफी चाहूँगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग माफ करोगे, ठीक है। तो जितना भी मैं यहाँ बताया हूँ, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है, और अपना राय कमेंट में देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो के आसक्त रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।